हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट जो है कर लिए हैं, जिसमें से हमने 3 प्रैक्टिस सेट जो थे वो सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ किए थे, और फिर बाद में चौथा जो था वो इसी तरह से था जिस तरह से हमने अब यहाँ पर इसको डिवाइड करके कर लिया था। तो ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो ये है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और इसको आप करिए और अपना खुद का मूल्यांकन करिए। एक चीज़ देखिए, हम जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यदि आप पहले से देख रहे होंगे पहले प्रैक्टिस सेट से, तो आप ये पाएंगे कि जो भी टॉपिक आने हैं एग्ज़ाम में, उसके सारे टॉपिक्स के हमने मतलब प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से लिया है। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने जब पहला प्रैक्टिस सेट किया था, तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न थे, तो उसमें पहला प्रश्न आपने देखा होगा कि उच्चारण स्थान से संबंधित था। तो चूँकि पहला जो अपना टॉपिक है जो आयोग पूछने वाला है, वो कौन सा है? वो है उच्चारण स्थान और जो वर्ण होते हैं अपने, तो वर्ण एवं उच्चारण स्थान से संबंधित पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक से हम जितने भी प्रैक्टिस सेट लेंगे, उनमें से हर बार उससे एक एक प्रश्न लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप प्रश्न देखेंगे, जो ये वाला प्रश्न है, देखिए क्या है कि पहला ही प्रश्न है इसका, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें भी देखिए वही है ना, कि वो जो हमारा उच्चारण स्थान और जो वर्ण है, इनसे संबंधित जो टॉपिक है, तो उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रश्न। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए हैं, ये हमें बताना है। तो विकल्प देखिए यहाँ पर है, पहला विकल्प है छा छत्री वाला, त्रा, ज्ञा और श्रा। दूसरा विकल्प यहाँ पर है था, फा, बा और भा। तीसरा विकल्प है सा, और फिर ये खटकोणा वाला सा, और फिर सरौते वाला सा, इसके बाद हा। फिर है यहाँ पर देखिए या, रा, लावा, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर कौन से हैं? ये हैं देखिए, छा छत्री, त्रा त्रिशूल, और ये ज्ञा से ज्ञानी और श्रा। ये क्या है? यहाँ पर संयुक्त अक्षर हैं। हम देखिए अपने ही प्रीवियस PYQ और इन सीरीजों में से सारा ये भी देखिए पूछ चुके हैं कि या, रा, लावा क्या होते हैं, है ना। तो हम पूछ चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, ऐसा प्रश्न बना चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप पूरा ये सीरीज़ देखते हैं, तो ना सिर्फ आपको अपना मतलब नॉलेज पता चलेगा, इसके साथ साथ में आपको रिवीजन भी पूरा जो है वो होता चलेगा। तो देखिए इसमें जैसे ये संयुक्त व्यंजन है छा से छत्री वाला, तो ये छा छत्री किससे बनता है? ये बनता है देखिए का प्लस ये सा से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार से देखिए जो ये त्रा है, तो त्रा किससे बनता है? ये ता और प्लस रा से बनता है। और इसमें से देखिए जो ज्ञा है, तो ज्ञा जो होता है ये किससे किससे बनता है? मिलके देखिए, हमारा जो ज्ञा होता है ये बनता है जा से, है ना, यानी कि जा प्लस इया, इससे बनता है ये ज्ञा, ठीक है। ऐसे श्रा है, तो श्रा देखिए सा प्लस रा से बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जो वर्णमाला है हमारी, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 27, दूसरा 30, तीसरा ऑप्शन दिया है 20, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 35, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने हैं? स्पर्श व्यंजन दरअसल हमारे कितने हैं? ये है 25। तो यहाँ पर विकल्प ई यहाँ पर सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, वर्ग वाले व्यंजन में कौन कौन से? देखिए का वर्ग, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर होगा अपना चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, और एक यहाँ पर पा वर्ग। तो देखिए का वर्ग के 5, है ना, चा वर्ग के 5, टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, और यहाँ पर पा वर्ग के 5। इस प्रकार से ये 25 व्यंजन जो होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का ये मतलब होता है कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में अंदर से जो वायु निकलती है, तो वायु के साथ में क्या होता है कि हमारी जो जीवा होती है, तो जीभ जो होती है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो स्पर्श करने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जीभ चूंकि स्पर्श करती है इनको बोलने पे, इसलिए इसको हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए योजक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पूर्ण विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा है यहाँ पर अर्धविराम, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आना जाना, इसमें से क्या लगेगा? इसमें लगेगा योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्ह जो है आना जाना के बीच में लगेगा। तो योजक चिन्ह एक छोटा सा कह सकते हैं, ये डैश होता है एक प्रकार से। देखिए जैसे कि हम लिखेंगे आना, और इसके बीच में ये लगा देंगे योजक चिन्ह, और फिर लिख देंगे जाना,
ठीक है, तो ये योजक चिन्ह यहाँ पर होता है। बाकी यहाँ पर देखिए और भी चिन्ह जो दिए गए हैं, जैसे कि देखिए पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या है, ये इस तरह से आप लगाते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है कि जब भी वाक्य पूरा हो जाता है तब लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अर्धविराम देखिए, अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम होता है ये सेमीकोलन, ठीक है। और एक होता है अल्पविराम, अल्पविराम होता है ये कॉमा। तो ठीक है, इनमें हमें याद रखना है कि ये है अर्धविराम और ये है अल्पविराम और ये है पूर्ण विराम, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, हालांकि इनकी देखिए सारी चर्चाएं जो है ना पहले भी हम कर चुके हैं। अगर आप पहले से यहाँ पर अगर हमसे जुड़े हैं तो आप पाएंगे कि मतलब बहुत सारा कंटेंट जो है आपको तैयार ही हो चुका होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको भी ज़रूर देखें, आप खुद ही पाएंगे कि कंटेंट जो है काफ़ी उपयोगी होगा। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो देखिए यहाँ पर दिए हैं शब्द दिए हैं और पूछ रहा है कि भाई वर्तनी किसकी सही है। देखिए यहाँ पर दिया है प्रतिज्ञा, उत्कर्ष, महात्म्य और सहस्त्र। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें देखिए ये जो उत्कर्ष है ये सही लिखा है, ठीक है, ये उत्कर्ष। बाकी यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा में बाद में ज्ञा से ज्ञानी होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे प्रतिज्ञा को, देखिए प्रतिज्ञा, तब ये सही हो जाता है, ठीक है। बाकी देखिए ये महात्म शब्द एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। महात्म शब्द जो है ये कई बार देखिए पूछा गया है, ठीक है। और ये काफ़ी, ये कह सकते हैं कि ये ऐसा मतलब वो है कि बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। कैसे इसको लिखना है, देखिए इसको लिखते हैं बड़ा माँ, फिर बड़ा हा, फिर आधा ता, आधा माँ और फिर या, महात्म्य, ठीक, ये महात्म्य लिखा होता है। वहीं पर देखिए सहस्त्र ऐसे लिखते हैं, देखिए सह और फिर इसमें से इसरा, सहस्त्र, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए हैं अनसूया, ऐनक, संकट और ये संशय। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, देखिए ये संकट जो है ये अशुद्ध है क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऊपर बिंदी लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे संकट, ठीक है, तब ये सही होगा। बाकी देखिए अनसूया, ऐनक और ये संशय जो है यहाँ पर ये सही लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ये शब्द दिए गए हैं 4, इनमें से बताना है कि कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन देखिए सभा, कक्षा, भीड़, दौड़ और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, एक समूह के बारे में इंडिकेट किया जाता है। जैसे देखिए सभा, सभा में बहुत सारे लोग होंगे, कक्षा बहुत सारे लोग होंगे, भीड़ यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं उसे भीड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा ये 3 होंगे, या कि दौड़ जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगला देखिए सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर सर्वनाम बताना है कि सब कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सब कुछ क्या है, ये सब कोई कैसा है, सब कोई जो है यहाँ पर संयुक्त वाचक सर्वनाम है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। ये वाक्य है, वाक्य क्या है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में हमें बताना है कि भाई विशेषण कौन सा शब्द है। ऑप्शन देखिए अर्चना, अत्यंत, सुंदर और है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है और यही शब्द क्या है यहाँ पर विशेषण है। बाकी देखिए अन्य इसमें से देखें, जैसे अत्यंत, अत्यंत क्या है, ये प्राविशेषण है, ठीक है। अत्यंत क्या है फ्रेंड्स, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, प्राविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे यहाँ पर सुंदर विशेषण था, इस सुंदर की भी विशेषता बता रहा है अत्यंत। तो इस प्रकार से अत्यंत यहाँ पर प्राविशेषण है, सुंदर यहाँ पर विशेषण है, और अर्चना हम जान रहे हैं कि विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर अर्चना की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर अर्चना जो है ये विशेष्य होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि वाक्य दिया गया है और फिर पूछ रहा है कि क्रिया इसमें से किस तरह की है, या फिर भाई सही क्रिया इसमें कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य दिया है वो दिया है दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अब इसमें से कौन सी क्रिया है, नाम धातु है कि द्विकर्मक है कि प्रेरणार्थक है कि कृंतक है कि या इनमें से कोई नहीं है।
तो देखिए इसमें से है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए कैसे, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने क्या खिलाया, क्या खिलाया, चारा। दीपा ने किसको चारा खिलाया, गाय को। तो यहाँ पर चारा जो है देखिए ये एक क्या है कि ये भी एक पर यहाँ पर क्रिया है, और गाय जो है ये भी यहाँ पर एक मतलब बता रहा है कि मतलब दो कर्म है। क्रिया का मतलब ये इसको ऐसे समझिए कि भाई क्रिया क्या है, क्रिया काम करना क्रिया। तो यहाँ पर देखिए जो क्रिया है द्विकर्मक है, इसलिए द्विकर्मक है क्योंकि यहाँ पर वाक्य में द्विकर्म मौजूद है। कैसे, देखिए एक तो चारा और दूसरा यहाँ पर गाय। तो कैसे हम निकालते हैं कर्म, जैसे दीपा ने क्या खिलाया, तो एक आया चारा, ये एक कर्म हो गया। दूसरा दीपा ने किसको चारा खिलाया, गाय को खिलाया। तो देखिए दो कर्म हो गए, इसमें से ये जो है चारा जो है इसका मुख्य कर्म होगा, और जो गाय है यहाँ पर ये गौण कर्म होगा। ठीक है, अगर ये पूछता, इस वाक्य में पूछ लेता कि भाई इसमें से बताओ गौण कर्म कौन सा है ना, तो गौण कर्म क्या होता है यहाँ पर, ये होता गाय, और चारा जो है यहाँ पर मुख्य होता है। ठीक है, और क्रिया क्या है यहाँ पर, खिलाना। ठीक है, तो खिलाना जो क्रिया है इसमें से दो कर्म मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है द्विकर्मक क्रिया सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चार शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मंत्रणा, सभा, मंडली, माता और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा है शब्द, इनमें से कोई भी शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है, सब स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए मंत्रणा, मंत्रणा की जाती है। मैंने जब PYQ वाली श्रृंखला में मतलब ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा है, तो उसमें से हम देखे थे कि भाई कोई भी जो भी हमारा शब्द आएगा तो उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग करते ही उसमें जैसी क्रिया लगेगी हम उससे जान जाएंगे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे मंत्रणा की जाती है, सभा होती है, ठीक है, मंडली बैठी मान लो है ना, जैसे कह दें कि बुजुर्गों की मंडली बैठी, तो क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। माता, माता तो स्त्रीलिंग है ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुल्लिंग कोई नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। और पुल्लिंग शब्द जैसे देखिए लड़का है, घोड़ा है, बालक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला देखिए, से और ब्रैकेट में अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि से ये कारक चिन्ह है, और किस अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, तो ये किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखिए दिया है संप्रदान, कर्म, अधिकरण, संबोधन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से ये कोई नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अलगाव के अर्थ में क्या होता है, अलगाव के अर्थ में होता है अपादान, है ना, तो अपादान होता है यहाँ पर। तो ये होता है पंचमी उसमें आता है, तो देखिए कैसे होता है, अपादान से, ये इसका चिन्ह हो गया अलग होने के अर्थ में। इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं कि अपादान से अलग होने के अर्थ में, क्योंकि जिससे हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, है ना, फिर अपादान से अलग होने के अर्थ में आएगा ये, है ना, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति में भी मतलब चीज़ें आती हैं, पंच में उसमें आते हैं कारक चिन्ह में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें से बताना है कि ये दिए गए शब्दों में से तद्भव नहीं है, अर्थात क्या है, तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन देखिए दिया है दांत, अधर, आँख, कान और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए शब्द अधर, अधर जो शब्द है ये कैसा है, ये शब्द जो है यहाँ पर तत्सम है, यानी कि तद्भव नहीं है ये। और अधर का अगर हम बनाएं तद्भव शब्द तो क्या बनेगा, बनेगा होंठ, क्या बनेगा, होंठ। ठीक है, अधर और अधर को ही हम ओष्ठ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओष्ठ। तो चाहे ओष्ठ, ओष्ठ का ही है, चाहे अधर का ही है, ये दोनों शब्द कैसे होंगे, ये होंगे तत्सम, इनका जो तद्भव है वो बनेगा होंठ। ठीक है, और बाकी तो देखिए ये जैसे देखिए दांत शब्द है ना, ये दांत, तो दांत तद्भव है, इसका अगर तत्सम बनाते तो क्या बनता, दंत बनता। इसी प्रकार से देखिए जैसे आँख है, आँख ये तद्भव है, इसका अगर हम तत्सम बनाते तो क्या बनता, अक्षी बनता। ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए ये छतरी वाला लिखेंगे, अक्षी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कान है, तो कान को क्या लिखते हैं भाई, कान को कर्ण बनाते हैं तत्सम में। ठीक है, तो कान का कर्ण बनता। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, रंग भवन का अर्थ बताना है हमें। ठीक है, रंग भवन किसे कहते हैं, ये इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखिए दिया है रंगा हुआ भवन, दूसरा ऑप्शन दिया है रंग बनाने का कारखाना, तीसरा दिया है नाटक गृह, नाट्य गृह, और चौथा है यहाँ पर रंगरेलियाँ मनाने का स्थान, और फिर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भाई रंग भवन क्या होता है, रंग भवन होता है
ये यहाँ पर नाट्य गृह, जहाँ पर नाटक खेले जाते हैं उसको हम रंगमंच कहते हैं, ठीक है, या नाट्य गृह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनुकरणीय शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन देखिए दिया है णीय, दूसरा ऑप्शन ईय, तीसरा अनु, चौथा नीय और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। अनुकरण प्लस ईय तो बन गया अनुकरणीय। तो इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? ईय प्रत्यय जुड़ा है। और प्रत्यय क्या है? शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग जो है शब्द के आगे जुड़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न, स्वाधीन शब्द का विलोम बताइए, है ना। तो स्वाधीन का विलोम उल्टा क्या होता है? ऑप्शन देखिए दिए हैं स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वाधीन का उल्टा क्या होता है? पराधीन। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, पराधीन मतलब जो दूसरे के अधीन हो। बाकी यहाँ पर और देखिए जैसे शब्द ये जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद का उल्टा हो जाएगा अस्वच्छंद, मतलब विलोम इसका, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे ये स्वतंत्र दिया है तो स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। निरंकुश का क्या होगा भाई? निरंकुश का होगा अंकुश, ठीक है। निरंकुश का क्या होगा? अंकुश होगा, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पर विलोम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए हैं, क्या? पेड़, उत्तम, लता। अब इन विकल्पों में से बताना है हमें कि इनके पर्यायवाची कौन से सही हैं। जैसे पेड़ के पर्यायवाची, उत्तम का पर्यायवाची, लता का पर्यायवाची। तो देखते हैं, देखिए पेड़, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन में दिया है भुरूह, तो क्या पेड़ का भुरूह होता है? नहीं, ये नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हम काट देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा भाई, जो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? बिटप। अब देखिए पेड़ को बिटप कहते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है। उत्तम मतलब मुख, ये भी बात ठीक है। लता मतलब बेल, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब पेड़ का बिटप, उत्तम का मुख्य और लता का यहाँ पर बेल, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो ये कह रहा है कि भाई सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी, इसको अगर हम ये कहें कि इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए पशु, शिव, हरि, कपिस और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए भाई ये जो हरि शब्द है, हरि सर्प को भी कहते हैं, हरि यहाँ पर मेढक को भी कहते हैं, हरि सिंह को भी कहते हैं, हरि घोड़ा को भी कहते हैं, हरि वानर को भी कहते हैं और हरि हाथी को भी कहते हैं। तो ये जो हरि शब्द है, हरि शब्द यहाँ पर ये अनेकार्थी शब्द हैं ये सारे, है ना। कह सकते हैं कि मतलब इस प्रकार से है, जो हरि है ये हरि सब जगह, इसका पर्यायवाची भी हो जाएगा। जब सर्प का पर्यायवाची कहीं बनाएंगे हम, तो जैसे भुजंग, अहि, ब्याल, है ना, इस तरह से बनाएंगे, सर्प, सांप, तो वहाँ पर हरि भी बनेगा ये, ठीक है। ऐसे मेढक का बनाएंगे। अगला देखिए प्रश्न है कि अली और अली, है ना, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पर हमें युग्म को सही अर्थ बताना। देखिए तो अली पहला यहाँ पर देखिए दिया है, अली मतलब भौरा, अली मतलब भगवान, क्या ये ठीक है? दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा दिया है यहाँ पर अली मतलब भगवान और अली मतलब दुश्मन। दूसरा यहाँ पर देखिए अली मतलब सखी और अली मतलब भौरा। फिर तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है? अली का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी, और यही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, चौथा, ठीक है। ये अली जिसमें ली छोटी की मात्रा होती है, जिस ला में अली, इसका मतलब होता है भौरा। अगर इसी में बड़ी की मात्रा ये लगा दी जाए अली, तो इसका मतलब होता है सखी। तो इस प्रकार से ये चौथा विकल्प जो है अपना यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है? अगर दूसरों की बात में दखल दे रहा है कोई, तो उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर कोई किसी के बात पे दखल देता है तो उसको क्या कहेंगे? हस्तक्षेप करना, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, व्यवहार का संधि विच्छेद। तो देखिए पहला ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है वी धन अव धन हार, और यही यहाँ पर ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो व्यवहार जो है इसका समझ लीजिए कि ये क्या होता है? वी धन अव धन हार। अब देखिए इसको कैसे हुआ है, दरअसल इसमें बी में देखिए ई है और इसमें आ में आ हो गया, ठीक है। और
ई प्लस आ मिलके बन गया या। ठीक है, हमारी यड़ संधि होती है ना कि ई का या होता है, ऊ का वा होता है, ऋषि का रा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वी धन अव से बन गया व्यव। ठीक है, और इसके बाद में फिर यहाँ पर ये हार देखिए इसमें से अलग हो गया। फिर इसको यहाँ पर अगर इसका आप जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा व्यवहार। ठीक है, ऐसे है। अगला देखिए, सरासर में कौन सा समास है। यहाँ पर हमें समास बताना है कि सरासर एक शब्द है, सरासर में कौन सा यहाँ पर समास है। ऑप्शन देखिए, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सरासर में जो है यहाँ पर कौन सा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर सरा ये जो है ये एक अव्यय है, और अगर किसी वाक्य में अव्यय पहले लगा है किसी शब्द में तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अगला देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। तो यह वाक्य किस तरह का है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, साधारण वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है संयुक्त वाक्य, मतलब मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये संयुक्त वाक्य है, और संयुक्त वाक्य में यहाँ जो किंतु शब्द है ये इसको कनेक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का शब्द ये काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अबलौ नसानी अब ना नसई हो, इसमें से कौन सा रस है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन देखिए, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस, वीर रस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अबलौ नसानी अब ना नसई हो, इसमें से जो रस है वो शांत रस है। क्यों, देखिए एक इसमें से ये क्या कहा, जो कवि है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि मैंने अपनी ये जो लाइफ है अभी तक तो क्या कर दी, व्यर्थ गंवा दी। मैंने तुम्हारा स्मरण नहीं किया, तुम्हारा ध्यान नहीं किया, है ना, तुम्हें खोजा नहीं। तो अबलौ नसानी, अबलौ अब तक मैंने क्या किया, अपनी जीवन को नसा दिया, बेकार कर दिया। अब ना नसइयो, लेकिन अब मैं जान गया हूँ तुम्हें, तो अब मैं तुम्हारी भक्ति में ही अपना जीवन जो है लगाऊंगा। तो अबलौ नसानी अब ना नसइयो, इसमें से रस जो है शांत है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति जो है प्रकट हो रही है, और भक्ति जहाँ पर प्रकट होती है तो उसमें से रस शांत होता है। इसका अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो ये निर्वेद होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वेद। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, देखिए 24वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार चयन करें। तो ये वाक्य देखिए, ये एक पंक्ति दी गई है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, इसमें से अलंकार बताना है कि भाई अलंकार कौन सा है इसमें से। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार है यमक। यमक अलंकार की क्या विशेषता होती है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, और उसमें से जो अर्थ होता है उसका मतलब दोनों बार अलग हो जाता है। जैसे देखिए जेते तुम तारे, एक तारे ये आया, तेते नभ में ना तारे, एक तारे ये आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जेते तुम तारे, जितने लोगों को तुमने तार कर मतलब तार दिया, यानी कि उनको पार कर दिया, भवसागर से पार कर दिया। तेते नभ में न तारे, उतने तो नभ में आकाश में तारे तक नहीं हैं, जितने लोगों को तुमने क्या कर दिया है, हे प्रभु जितने लोगों को तुमने इस भवसागर से पार कर दिया है, उतने इस नभ में, इस मतलब आकाश में तारे नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो यहाँ पर है, तारे का मतलब यहाँ पर उनके भवसागर से पार करना है, और यहाँ तारे का मतलब जो है इन तारों से है जो कि हमें दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तारों का यहाँ पर अलग अलग अर्थ है, और ऐसी स्थिति में ये यमक अलंकार यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए मुहावरा बताओ। तो देखिए अलग अलग मत होना, ये देखिए ये जो यहाँ पर जिनको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, वो क्या है, अलग अलग मत होना। अब अलग अलग मत होना के लिए मुहावरा कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, ढाक के 3 पात, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। अगला है यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती, और फिर है
टेढ़ी उंगली से घी निकालना, और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए अलग अलग मत होना, इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, यहाँ पर होता है 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है। और इसका अर्थ ये ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि क्या, अलग अलग मत होना, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी। तो देखिए सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है, उसका यहाँ पर हमें नाम बताना है। तो इसका देखिए नाम कौन सा है इन विकल्पों में से। पहला विकल्प है यहाँ पर सबरी, दूसरा है महाप्रस्थान, तीसरा है संशय की एक रात, चौथा विकल्प दिया है प्रवाद पर्व, और फिर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रवाद पर्व है, ये प्रवाद पर्व जो है इसमें से सीता वनवास का क्या है कि मार्मिक वर्णन किया गया है। तो ये प्रवाद पर्व जो बुक है, ये प्रवाद पर्व में मतलब जब सीता के चरित्र में जब धोबी जब लांछन लगाता है तो उसके व्यवहार को इसमें से क्या किया गया है कि इसमें वर्णन किया गया है प्रवाद पर्व में, ठीक है। अगले देखिए यहाँ पर जो अपठित गद्यांश आएगा उससे संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको आप खुद से पढ़ के करिएगा। तो ये देखिए ये अनुच्छेद दिया है, यहाँ पर 27 से 30 तक प्रश्न रहेंगे इसके। अनुच्छेद आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रॉल किए देता हूँ। ये देखिए इसके आगे का पार्ट है और ये इसके नीचे प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके पूरे के पूरे 30 प्रश्न अभी आज हल कर लिए हैं। अगला पोर्शन जो इसका रहेगा हम क्रम से इसको पूरा का पूरा, ये जो प्रैक्टिस सेट 5वां है इसको हम पूरा कर देंगे। अगर आपने पहले वाले 4 नहीं देखे हैं उनको भी देखिए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ को लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।